हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8 के MCQ। देखिए इसी क्रम में आज यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर हम हाशिया कट से निपटना चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। पहला प्रश्न है आपका, देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूहों ने अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथ ही सरकार पर इन कानूनों को लागू करने के लिए दबाव भी डाला। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, संविधान में अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, इसके अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड है आपका, संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। बात कर लें हम अपने संविधान की, तो हमारे संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज को और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सिद्धांतों में हमारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। और आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हर व्यक्ति यहाँ पर किसकी शरण में जा सकता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की शरण में, न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात पहले से ही थी कि हमारे समाज में सभी लोग एक समान नहीं हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं, यानी जिन्हें हम हाशियाग्रस्त समूह बोलते हैं। वो समूह भी हमारे समाज में मौजूद हैं। तो उनको केंद्र में कैसे लेकर आया जाए, तो उसके लिए इन्होंने कुछ प्रावधान जो होते हैं हमारे संविधान में ऐड कर दिए। तो उन्हीं में से आपके सामने कुछ झलक दिखाई गई है उन प्रावधानों की। जैसे आपकी बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो आपको पता होगा कि हमारे समाज में, यानी कि आपके आज़ादी से पहले आपके समाज में छुआछूत का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। यानी ऐसी कुछ जातियां थी, ऐसे कुछ समूह थे जिनको स्पर्श करने से भी लोग अपने आप को घृणित या अपमानित फील करते थे। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को यहाँ पर रखा गया। यानी कि यहाँ पर लक्ष्य यही था कि जो आपका अनटचेबिलिटी है इसको खत्म करना है। तो पहले के समय में जो अनटचेबिलिटी की वजह से क्या होता था, इन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, साथ ही साथ इन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, ना ही ये कोई सार्वजनिक सुविधाएं ले पाते थे। लेकिन जब अनुच्छेद 17 में इसके तहत प्रावधान बना दिए गए तो इन सबको जो है प्रवेश करने का, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार भी मिल गया, पढ़ने का अधिकार भी मिल गया और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल भी ये यहाँ पर कर सकते हैं। यानी इनके इस्तेमाल से इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति इनके इस अधिकार का अगर हनन करता है, यानी इनको अस्पृश्यता के आधार पर, यानी अछूत के आधार पर इनको रोकता है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सही है। सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक अगला आर्टिकल, यानी आपका एक तो अस्पृश्यता वाला आर्टिकल आपने पढ़ लिया, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल ऊपर देख लिया। दूसरा आर्टिकल समानता के अधिकार का हनन वाला आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 15 हमारा यही कह रहा है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल या जाति या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो वो अपने अधिकार का हनन होने पर न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। बात करते हैं हमारे यहाँ अनुच्छेद 29 और 30 की। देखिए संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से उनके माइंड में थी कि हमारे समाज में जो बहुसंख्यक समूह हैं, कहीं अल्पसंख्यक समूहों के ऊपर अत्याचार ना करें या इनकी संस्कृति को दबाने की या नष्ट करने की कोशिश ना करें। तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही कुछ अधिकार जो थे, यानी इनसे जुड़े हुए कुछ अधिकार जो थे आपके मौलिक अधिकारों में ऐड कर दिए। तो इसी क्रम में इन्होंने अनुच्छेद 29 और 30 की बात आती है। अनुच्छेद 29 के तहत यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को यहाँ पर अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले यहाँ पर कोई भी संस्थान में या फिर उससे सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में उसको जो है उसकी जाति, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका भी नहीं जाएगा। बाद में इस अधिकार को, पहले तो अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को सभी के लिए बना दिया गया। उन्होंने कहा भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी के लिए है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। थोड़ी सी व्याख्या इसकी और बढ़ा दी और ये सभी लोगों के लिए कर दिया गया। बात करते हैं आर्टिकल 30 की।
आर्टिकल 30 में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी रुचि के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें उनके प्रशासन का पूरा पूरा अधिकार है। इसमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर राजकीय यानी शासकीय सहायता भी इन्हें दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी इनका उद्देश्य यही था कि समूहों की संस्कृति पर ना तो यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय कोई इनको दबा पाएगा, ना ही इनकी संस्कृति को कोई नष्ट कर पाएगा। तो इसलिए ये आर्टिकल यहाँ पर संविधान में रखे गए हैं। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सही है, तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। पहला है यहाँ पर, राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए लागू करती है। सेकंड, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। थर्ड है आपका, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र और राज्य के स्तर पर जातियों की एक ही सूची होती है। चौथा है आपका, उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी नौकरियों में आरक्षण मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। बात कर लेते हैं हमारे देश में। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नीति, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है, सरकार नीतियां बनाती है इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो नीति होता क्या है? नीति एक घोषित कार्य दिशा होती है जो कि भविष्य का रास्ता तैयार करती है, यानी भविष्य का रास्ता बनाती है, एक लक्ष्य तय करती है, ठीक है, कि हमें जाना कहाँ है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से सिद्धांतों की, दिशा निर्देशों की इसमें व्याख्या होती है नीति में। तो इसलिए हम यहाँ पर बार बार शब्द यूज करते हैं नीति। नीति तो नीति में क्या है, एक घोषित कार्य दिशा है, या ये रास्ता बता रही है हमें कि हमें किस रास्ते पर जाना है और इस रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या हमें गाइडलाइन फॉलो करनी है, कौन कौन से सिद्धांतों को हमें अमल में लाना है। तो वो एक नीति पूरा हमें बताती है। तो सरकार की नीति जो हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग बोल रहा हूं मैं, समाज के ऐसे समूह जो कि समाज की मुख्य धारा से बाहर रहे हैं, कि इन समूहों को कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, तो इसके लिए जो सरकार जहां पर कुछ प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन है कि राज्य और केंद्र सरकार यहाँ पर जो जनजातीय आबादी वाले इलाके हैं या बहुत ज़्यादा दलित आबादी वाले इलाके हैं, इनमें विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है और इनका उद्देश्य वही है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि तमाम जो गरीब दलित बालिकाएं होती हैं उनको साइकिल वगैरह, यानी कि प्रधानमंत्री के तहत उनको विवाह करने के लिए भी कुछ यहाँ पर धन वगैरह दिया जाता है। मुख्यमंत्री सरकार योजना चलाती है, यानी मुख्यमंत्री स्तर पर अपने अपनी योजना चलाते हैं। हर राज्य का अपना अपना अलग है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं लूंगा मैं। हर राज्य में अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं मुफ्त साइकिलें यहाँ पर दी जाती हैं, कहीं कहीं 12th के बाद जो है कुछ धनराशि भी दी जाती है, ताकि आगे उन्हें ऊपर अब जाने में जो है शिक्षा, यानी अपर क्लास की शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह की यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन सब का यहाँ पर लक्ष्य यही है कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये समूह इतने ज़्यादा पीछे हैं, ये अपने भविष्य के बारे में अपनी कोई राय सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको कुछ ऐसी आर्थिक सहायता दे दी जाए ताकि ये इनका जो भविष्य है, अपने भविष्य के बारे में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएं और उसका एक स्ट्रिक्ट, ये जो है कह सकते हैं, एक कड़ा रूट फॉलो भी कर पाएं। ऐसा ना हो कि केवल सपने ही देखते रह जाएं। तो इसलिए यहाँ पर ये सब जो योजना चला रही है इनके लिए, ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं, एक और पहलू है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आपने देखा होगा कि आरक्षण का नाम जैसे ही आता है, आरक्षण बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। हर बार मैं भी देखता हूं, जब भी मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, यानी पॉलिटी में लगभग सभी चैप्टरों में आपको आरक्षण पढ़ने को मिला होगा, लगभग घुमा फिरा के आ जाता है। तो बार बार बच्चे भी मुझे कमेंट करते हैं, सर ये क्यों है, ये इससे प्रतिभा का हनन हो रहा है, ये है वो है, तमाम अपनी दलीलें देते हैं। लेकिन हाँ, आपके संविधान में, आपके किताबों में जो दलील दी गई है वो दलील बिल्कुल सही है। अगर आप उसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप तोलेंगे तो आप पाएंगे वो दलील कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। यानी आरक्षण देने का प्रावधान इसलिए देना पड़ा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे, यानी हमारे समाज में कुछ ऐसे भी तबके रहे हैं जिन्हें सदियों तक पढ़ने लिखने का या फिर नई निपुणताएं हासिल करने का जो है ये अवसर नहीं दिया गया है, इनसे उन्हें वंचित रखा गया है। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को जो है सुनिश्चित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान रखा है। तो आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, आपके शैक्षणिक संस्थानों में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो दलित कम्युनिटी है या फिर आदिवासी, यानी कि जिन्हें हम SC या ST बोलते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। अब तो इसमें एक और जुड़ गया है नाम OBC वाला, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है।
बात करें आरक्षण की, देखिए आरक्षण के संदर्भ में केंद्र और राज्य के स्तर पर जातियों की एक ही सूची होती है। थर्ड कथन को अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे केंद्र स्तर पर जो है कास्ट की एक अलग सूची होती है और राज्य स्तर पर जातियों की एक अलग सूची होती है। काफी बार क्या होता है कि जो राज्य स्तर पर जातियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे सपोज दैट कुछ राज्यों में आप देखेंगे ट्राइबल जाति, जो ट्राइबल कास्ट हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ट्राइबल लोग ज्यादा हैं। कुछ राज्यों में आप देखेंगे ट्राइबल लोग बिल्कुल नहीं है। तो हर राज्य में क्या है, यानी हर राज्य में जो जातियां डिफाइन की गई हैं अलग अलग डिफाइन की गई हैं, यानी कि राज्यवार उनकी स्थिति क्या है जातियों की। आपको याद हो या आपने देखा हो, मेरे नॉलेज में है कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि राज्य में अगर आप देखेंगे उनकी स्थिति तो राज्य में वो उन्हें ओबीसी कोटे में रखा गया है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें जनरल कोटे में रखा गया है। तो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनकी राज्य में स्थिति कमजोर है, जबकि अगर ओवरऑल उठा के देखें पूरी इंडिया में तो उनकी स्थिति मजबूत है। उस आधार पर उनका जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आरक्षण के संदर्भ में केंद्र सरकार की सूची अलग होती है और राज्य स्तर की सूची अलग होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या होती है, अलग अलग जातियों के समूह होते हैं। तो उस आधार पर यहाँ पे सूचियां अलग अलग रखी गई हैं। तो यह थर्ड कथन आपका गलत हो जाएगा, इनकी एक ही सूची नहीं है बल्कि अलग अलग, हर राज्य की सूची अपनी अपनी अलग अलग होती है। चौथा कथन है यहाँ पर उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी नीति नौकरियों में आरक्षण मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। देखिए यहां पर आप सभी को पता होगा, यहां पर आप जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं उसको आपको लगाना पड़ता है, ताकि वो आपको डिफाइन करता है कि आप फलानी जाति से आ रहे हैं, यानी उससे पता चल जाता है आप पर्टिकुलर इस जाति से बिलोंग करते हैं। और जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है वो आपको पता होगा, लेखपाल रिपोर्ट लगाता है उस पर, तब आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, तहसील से बनता है जाति प्रमाण पत्र, तब तो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है। तो ऐसे करके जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो जिस भी कास्ट से आप वो बिलोंग करता है जो, और उसकी कास्ट जिस भी कैटेगरी में आती है उसको वही उसी कैटेगरी का लाभ भी मिल जाता है। तो यहाँ पर चौथा कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण वगैरह है, संस्थानों में आरक्षण है, वो मूल निवास से नहीं बल्कि जो है जाति प्रमाण पत्र से मिलता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल तीसरा और चौथा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका सी, केवल 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, समाज में ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों के प्रति किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। सेकंड, इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। थर्ड है आपका, इसमें ऐसे कृत्यों की भी सूची दी गई है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। चौथा है, इस कानून में दलित महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का प्रावधान नहीं है। बात करें आपकी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की, जो कि 1989 में फॉर्म किया गया है, 1989 में आपके दलित संगठनों और अन्य समुदायों की मांग के जवाब में ये बनाया गया है। आपको एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी और वो लाइन ये थी कि संविधान में कुछ चीज़ों को ऐड कर देने मात्र से वो चीज़ें जो है समाज में इंप्लीमेंट नहीं हो जाती हैं। इसके लिए सरकार को भी प्रतिबद्ध होना पड़ता है। जब तक सरकार यहाँ पर आगे नहीं आएगी, सरकार उससे रिलेटेड कानून नहीं बनाएगी, तब तक वो चीज़ें अमल में नहीं लाई जाएंगी। तो यही बात है कि आपने जो संविधान में तो बात कर दी गई थी, अनटचेबिलिटी को एंड करना है, समानता को बढ़ावा देना है, बहुत सारे प्रावधान रख दिए गए थे, लेकिन उन प्रावधानों को धरातल पर लाने के लिए हमें इस तरह के कानून बनाने पड़े, क्योंकि इन समुदायों के साथ कहीं ना कहीं सदियों से जो भेदभाव होता आ रहा था, संविधान बनने के बाद भी वो भेदभाव रुक नहीं रहा था। तो उनको बचाने के लिए, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर 89 में ये एक्ट यहाँ पर जो है बनाया गया है, 1989 में ये एक्ट लाया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नैतिक रूप से निंदनीय। नैतिक रूप से निंदनीय में ऐसे कृत्य शामिल हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। यानी खास करके इस जो वर्ड है, ये जो आपका नैतिक रूप से निंदनीय वर्ड है, ये घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए यूज किया जाता है। यानी समाज में ऐसे कृत्य जो कि सामाजिक मूल्यों में बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो बात करें, आपके चैप्टर में ही एक कहानी है, आपने पढ़ा होगा, एक गांव है जगमालगुर। तो वहाँ गांव में एक बड़े त्यौहार का आयोजन होता है और ये 5 साल में एक स्थानीय देवता की पूजा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस त्यौहार के आयोजन के लिए यहाँ पर 20 गांव के पुजारी
इकट्ठा होते हैं। और इन सभी जो पुजारी हैं, इन पुजारियों इस कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे होती है, एक दलित समुदाय का जो व्यक्ति होता है वो पहले इन 20 के 20 पुजारियों के पैर धोता है, और पैर धोने के उपरांत जो इनके पैरों से निकला हुआ पानी है जिसे हम धोवन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। आपकी जो मैंने थ्योरी वाली वीडियो, समरी वाली वीडियो, वहाँ पे उसको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, जल्दबाजी में पढ़ाते टाइम पे कंफ्यूज हो गया था। तो धोवन को मैंने वहाँ जाते वाली धोवन समझ बैठा था वहाँ। तो ये धोवन का मतलब यहाँ पर वो ये है जो इनके पैरों का पानी जो है ना उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी जिस पानी से इनके पुजारियों के पैर धोए जाते हैं उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है एक बर्तन में, और बाद में उसी पानी से जो दलित व्यक्ति है उसको नहलाया जाता है। तो इस तरह की रिवाज है। यहाँ पर आपने जो गांव है जक मालगुर, तो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा नौजवान है और ये इस प्रथा को मानने से इनकार कर देता है, यानी कि प्रथा में जब उसका नंबर आता है, उसके परिवार का नंबर आता है, तो ये मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसका कहना ये है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ और आज तक आपने दलितों को मंदिर में जब प्रवेश ही नहीं दिया है तो देवता का मान और अपमान होने का सवाल ही नहीं है। भाई देवता को हम कुछ कैसे कर दें, जब हमें कभी प्रवेश ही नहीं मिला तो हमारे आपके जो क्रियाकलाप उसमें शामिल होने से देवता पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके देखते हैं वहाँ एक लंबा संघर्ष स्टार्ट होता है। बहरहाल वहाँ पर उसने अपना जो प्रयास किया है वो प्रयास वहाँ पर सराहनीय है, लेकिन उस प्रयास के फलस्वरूप क्या होता है, उसे वहाँ पर जो अगड़ी जातियाँ हैं उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देती हैं। मजबूरी में उसे जो है अपना गाँव भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, उसके साथ उसके घर में आग वगैरह लगा दी जाती है, आपकी कहानी में देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है वो लड़ाई लड़ता है, जीतता भी है, लेकिन बाद में अपना गांव छोड़ देता है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज जो है समाज से जुड़े हुए हैं, निंदनीय रीति रिवाज समाज से जुड़े हुए हैं, जो कि आपने देखा होगा इन समुदायों के साथ अक्सर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इनको रोकने के लिए ये चीज़ें जो है आपके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में रखी गई हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस कानून के तहत किसी भी SC/ST के व्यक्ति को कोई अखाद्य वस्तु या फिर कोई गंदा पदार्थ खाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, SC/ST के किसी भी व्यक्ति को आप नग्न घुमाना, यानी उनके महिला पुरुष या किसी को नग्न अवस्था में आप सड़क पर निकालना, जैसे देखा होगा आपने गधे पे बैठा के घुमाना या फिर मुंह पर कालिक पोत देना, इस तरह के कृत्य तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी अपमानजनक आप ये कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। केवल परंपरा के नाम पर इस तरह के अपमानजनक कार्य आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड कथन है आपका, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची दी गई है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। आपने थोड़ा सा, अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आपने अपनी तहसील वगैरह में कभी आपका आना जाना रहा हो तो आपको पता होगा जो दलित समुदाय वगैरह की जो जमीनें होती हैं वो सहज बिकती नहीं हैं। आपने सुना होगा वर्ड कि दलित समुदाय की जमीन है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, SDM से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो जमीन बिक्री की जाती है। वो ऐसा प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि यानी पुराने समय में आप जाएंगे तो पहले क्या होता था, दलितों को जो है जमीन रखने का अधिकार तो था नहीं, और बाद में गवर्नमेंट ने जो है जमीन वगैरह अलॉट भी की थी। तो क्या हुआ था, जो समाज के मजबूत तबके हैं यानी कि समाज के दबंग टाइप लोग हैं, उन्होंने इनसे जमीनें छीन ली थी और ये कह दिया था भाई इन लोगों ने बेच दी हैं, जबकि इन्होंने बेची नहीं थी। तो ये इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर इनकी जो जमीनें हैं तो उनको बचाने के लिए इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दलित समुदाय के व्यक्ति की जमीन खरीदना चाह रहा है तो पहले उसे परमिशन लेनी होगी, दिखाना पड़ेगा वहाँ पर SDM के सामने कि ये मर्जी से ली जा रही है, किसी प्रकार की यहाँ पर बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर ऐड किया गया कि मान लीजिए कोई किसी दलित परिवार को उसकी जमीन से या उसके घर मकान से वंचित करना चाह रहा है, उस पर कब्जा जमाना चाह रहा है, तो भी उस हालत में उस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड वाला कथन भी सही है। चौथा कथन है, इस कानून में दलित महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का प्रावधान नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि आज भी अगर आप उठाकर देखें, जो NCIB के आंकड़े हैं उनको उठाकर देखें, तो आज भी जो महिलाओं में अत्याचार जो होते हैं, खास करके बलात्कार जैसे जघन्य जो कृत्य होते हैं, उनमें आपको SC/ST की महिलाओं में ये कृत्य ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी हाल में ही एक सर्वे आई है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ट्राइब वाले समुदाय हैं, इनके लगभग 75% मामलों में जो बलात्कार के केस हैं उनमें अपराधी छूट जाते हैं, क्योंकि लचर पैरवी है। लचर पैरवी का मतलब क्या है, ये लोग इतने ज़्यादा सशक्त नहीं है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और देखिए प्रावधान तो कानून में बहुत सारे रख दिए गए कि सरकारी वकील है, ये है, वो है, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत यहाँ पर अभी अखबार में आई थी। अखबार में अगर आप दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं कंटिन्यूअस रूप में लगातार पढ़ते हैं, और मैं सभी से कहता हूँ UPSC की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, आप कम से कम अखबार पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपको जो आंकड़े हैं वो अखबार से मिलेंगे, यानी कि आपके जो करंट के आंकड़े हैं वो अखबार से मिलेंगे। तो वहाँ पर ये एक्सेप्ट किया गया था कि 75% जो अपराधी होते हैं, खास करके शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार करने वाले अपराधी होते हैं बलात्कार के केसेस में, वो छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को न्याय दिलवाया जा सके। लेकिन हाँ, यहाँ पर दलित महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है, इस प्रावधान में ऐड किया गया है। यानी अगर दलित महिलाओं के साथ किसी तरह का घृणित अत्याचार किया जाता है तो SC/ST एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यह चौथा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया इस कानून में दलित महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का प्रावधान नहीं है। नहीं, यहाँ पर रखा गया है प्रावधान। आपने देखा होगा आज के टाइम में अगर आप NCIB के आंकड़े उठा के देखें, आपको इन जो है यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे दलित समुदाय के साथ आज भी अत्याचार कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल चौथा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है बी, केवल चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, हमारे देश में कुछ समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ से मैला उठाने का काम करते थे। इस अमानवीय प्रथा को बंद करवाने व इस काम से जुड़े समुदायों को न्याय दिलवाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। पहला है 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया, जो कि सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। सेकंड, रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास से संबंधित अधिनियम को 6 दिसंबर 2013 में लागू किया गया। थर्ड आपका, गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी, तमिलनाडु के सिक्कलयार इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए, आपने देखा होगा और आपने खास करके अपने गांव वगैरह में ग्रामीण स्तर पर अच्छी खासी देखने को मिला होगा। आज अब तो नहीं है, आज से अगर 7-8 साल पहले की स्थिति अगर उठाकर देखें तो आपने देखा होगा पहले गांव में सूखी लैट्रिन हुआ करती थी, यानी सूखे शौचालय हुआ करते थे। उसमें जैसे आज वाले फ्लश टॉयलेट, जो फ्लश टॉयलेट होते हैं, उस तरह के फ्लश टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर क्या होता था, आपका मल जो होता था, मल वो पड़ा रहता था उसी में ही, और वो मल पर क्या होता था, राख वगैरह डाल दी जाती थी। तो बाद में गाँव में जो इस तरह का जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें अछूत बोला जाता है, अनटचेबल लोग बोला जाता है, वो इकट्ठा करके ले जाते थे और गांव में कहीं दूसरी जगह पर जाकर उसे फेंक के आते थे। तो इसे मैला ढोना कहते हैं, हाथ से मैला ढोना इसे कहते हैं। इस रिवाज को हाथ से मैला ढोना कहते हैं, यानी हाथ से गंदगी को आप ढो रहे हैं तो हाथ से मैला उठाने वाला काम इसे कहते हैं। तो खास करके जो ये काम करने वाले व्यक्ति थे या समुदाय थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्हें समाज की मुख्य धारा में रहने का बिल्कुल हक नहीं था। उनके घर वगैरह, उनके समाज वगैरह या उनके जो भी उनके परिवार वगैरह होते थे, वो गाँव से बिल्कुल बाहर रहते थे, समझे। यानी गांव के किसी भी सामाजिक कृत्य में वो लोग शामिल नहीं होते थे और गांव से बिल्कुल बाहर रहते थे। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों में चेतना आती गई है, तो इस समुदाय के भी लोग जागृत हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए आगे आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है और मौलिक अधिकारों के बेसिस पे ये यहाँ पर आपके पास गए हैं। कहाँ पर? कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में ही आज जा सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ऐसे करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया है गवर्नमेंट को। तो 1993 में यहाँ पर ये एक्ट लाया गया है, यानी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स ये एक्ट पारित किया है, जो कि सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। लेकिन बात अब यहाँ तक खत्म नहीं हुई। अब बात ये थी कि उस समय जब ये लाया गया एक्ट, उस एक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे यहाँ पर कि काम पर रखने सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। लेकिन उनका क्या होगा जो पहले से शौचालय बने हुए हैं? अब उनका क्या होगा जो पहले से लोग कहीं ना कहीं नियोजित हैं, किसी सरकारी उपक्रम में लगे हुए हैं और पर्टिकुलर यही काम कर रहे हैं। जैसे आपने इंडियन रेलवे में अगर आपने यात्रा करते हो, भारतीय रेलवे में अपने अगर आपने यात्रा की हो, तो आज से लगभग 6 या 7 साल पहले तक मैंने इस तरह के टॉयलेट रेलवे में देखे हैं। आपने देखा होगा कि पहले रेलवे में बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, पूरा उनका ढक्कन खुला रहता था, यानी जो भी आप मल मूत्र त्याग करते थे वो रेलवे की पटरी पर जाके गिर जाता था। ये आपने देखा होगा। लेकिन बाद में जब इस पर कार्यवाही हुई है, यानी कुछ आपके इन्हीं में से समूह जो हैं, इन्हीं समूह के कुछ लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने यही बात उठाई है कि साहब आपने 1993 में एक्ट तो ये बना दिया, लेकिन रेलवे जैसे उपक्रम में जो व्यक्ति हमारे इसी काम पर नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा? रेलवे ने तो सुधार किया नहीं है। अब क्योंकि वो तो वहाँ पर पहले से लोग जो नियुक्त हैं, पहले से ही वहाँ पर जो लोग इसी काम के लिए लगाए गए हैं, अब उनका क्या होगा? तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने पहले जांच के लिए एक आदेश दिया है, यानी सरकारी आदेश निकाला है। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर न्यायालय ने कहा है कि 6 माह के भीतर राज्य सरकार जो हमें इस बात की पुष्टि करके दे क्या रेलवे में वास्तव में इस तरह का हो रहा है काम। तो सरकार ने बाद में रिपोर्ट दी है, सबमिट की है रिपोर्ट में पाया गया है कि वास्तव में रेलवे जैसे उपक्रम में आज भी वही ढर्रा चल रहा है, आज भी हाथ से गंदगी उठाने की रिवाज चल रहा है।
तो ऐसे करके यहाँ पर दोबारा ये यहाँ पर कानून लाया गया और इस कानून के तहत ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मैला उठाने वाले कर्मी थे रेलवे उपक्रम में, इनका नियोजन का प्रच्छेद किया गया और उनका पुनर्वास किया गया। पुनर्वास का मतलब क्या था कि पहले ये जो लोग थे केवल और केवल किसके लिए, यानी मैला उठाने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। रेलवे ने फिर उन्हें एडजस्ट किया किसी और पद के लिए, जैसे मान लीजिए लाइनमैन वगैरह होता है, पटरियों की मरम्मत करने वाले जो काम होते हैं उनके लिए फिर नियुक्त कर दिया, यानी फिर इसके लिए नहीं रखा, केवल मैला उठाने के लिए नहीं रखा या साफ सफाई के और कामों में लगा दिया। तो इस तरह का ये कानून जो था वो 6 दिसंबर 2013 को लाया गया। तो आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, कानून बनने के उपरांत भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनको तोड़ना या उन पर विचार करना भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि इन लोगों ने वही किया। यानी इन लोगों ने देखा कि भाई रेलवे में तो अभी भी चले आ रहे हैं, रेलवे चेंज करना ही नहीं चाह रहा है। तो इस बात का ही नतीजा है, आज के टाइम पर आप कोई भी ट्रेन उठा के देख लें, चाहे जनरल ट्रेन हो चाहे कोई भी ट्रेन हो, हर ट्रेन में बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर लैट्रिन बनी हुई हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो शौचालय होते हैं उनमें मल मूत्र जो होता है आपका पटरी पर नहीं बिखरता है, उसी के अंदर वहीं पर बंद हो जाता है और बाद में उसे जो होता है मशीन के जरिए खाली कर लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो आपके वायुयान वगैरह होते हैं उसमें टॉयलेट होते हैं, ठीक उसी तरह के टॉयलेट आपके जो है ट्रेन में भी अब लगाए हुए हैं। बात करें इस समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों की, देखिए ध्यान देने वाली बात यह, यहाँ पर जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये नाम मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, आपकी किताब में ही ये नाम दिए गए हैं और वही नाम मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। कोई व्यक्ति मुझसे अगर ये कहे कि सर आपने ये नाम लिखे हैं, नहीं मैंने नहीं लिखे हैं, मैं कौन होता हूँ लिखने वाला, मैं वही यहाँ पर कंटेंट लेकर आता हूँ जो आपकी किताब में होता है। तो यहाँ पर जो गुजरात के भंगी हैं, आंध्र प्रदेश के पाखी हैं, तमिलनाडु के सिक्कलयार हैं, वो इसी तरह के समुदायों से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, देश के ज्यादातर संसाधन आदिवासी इलाकों में स्थित हैं। सरकार और औद्योगिक उपक्रमों द्वारा इन संसाधनों को निकालने की होड़ में आदिवासी समुदायों को अपने निवास स्थल से वंचित होना पड़ रहा है। आदिवासी समुदायों द्वारा इनकी परंपरागत जमीनों को बचाने के लिए किए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है 1989 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम का आदिवासियों ने अपनी परंपरागत जमीन की बहाली के लिए सहारा लिया। सेकंड, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासियों को बेचा जा सकता है। देखिए आपने देखा होगा, आपको कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे देश के लगभग 90% जो रिसोर्सेस हैं वो आदिवासी इलाकों में ही बिलोंग करते हैं, आदिवासी इलाकों में ही स्थित हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक औद्योगिक राष्ट्र हैं, औद्योगिक राष्ट्र होने के नाते हम लोगों को ऊर्जा संसाधनों की जरूरत है और अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए इन संसाधनों की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमने उस लालच में आकर इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है और कहीं ना कहीं इन समुदायों के बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और आपने कल ये बात देखी भी थी, पिछले चैप्टर में आपने ये आंकड़े देखे भी थे कि कितने कितने लोग ये संसाधनों की होड़ की वजह से अपने मूल स्थान से पलायन कर चुके हैं। यानी आपने ये पाया था कि कुछ राज्यों में 79% लोग जो है अपने मूल स्थान से विस्थापित हुए हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपने देखा था। अब चूंकि SC/ST एक्ट में एक बात जो लिखी थी उस बात का इन्होंने सहारा लिया। SC/ST एक्ट में ये बात मेंशन थी कि इनको इनके परंपरागत संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब परंपरागत संसाधन में क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा, जमीन जिस पर ये खेती करते हैं वो आ जाएगी। तो इन्होंने इस बात का ही यहाँ पर जो है फायदा उठाया, इस बात को लेकर इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि SC/ST एक्ट में ये कानून में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से जो सरकार लगातार टेंडर वगैरह उठा रही है, सरकार लगातार हमारी जमीनें छीन रही है, तो ये सरकार के एकदम अगेंस्ट गए। तो फिर सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, कुछ यहाँ पर प्रावधान जो थे इनके फेवर में बनाए, यानी कि अब SC/ST की जो जमीनें वगैरह हैं उन्हें लेने से पहले सरकार को इनके बारे में समुचित प्रबंध करना होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आई। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासियों को बेचा जा सकता है। देखिए संवैधानिक रूप से आपके देश में प्रावधान ये था कि आदिवासी समुदायों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए उनके जो भी स्थान है उनको बचाया जाए, उन पर कोई यहाँ पर कब्जा न कर पाए। तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से यहाँ पर ये था प्रावधान किया गया था, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट वालों के बारे में है वही यहाँ पर था। इनकी जमीनें सहजतापूर्वक बिकती नहीं थी, यानी कि ये जमीन बेचने के लिए तरीका वही था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को यहाँ पर गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन समय के साथ आपने देखा होगा सरकार ने ये सब चीज़ों को साइड में रख दिया। सरकार ने अपने फायदे के लिए धुआंधार तरीके से इनकी जमीनों को छीना है, ये बात आप भी जानते हैं, देख भी चुके हैं आप।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम सन 2006 पारित किया है। इस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। सेकंड, इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि धीरे धीरे सभी समुदायों में, समाज के लगभग जितने भी समुदाय हैं उनमें चेतना आती जा रही है। अब वो सब लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख जा रहे हैं, उनमें से मान लीजिए 1000 लोगों में से भी अगर 1 या 2 अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये 1 या 2 लोग भी इनकी पैरवी करने के लिए आगे आए हैं। तो यहाँ पर समाज के हर वर्ग में चेतना जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जनजाति वर्ग हैं, जनजाति वर्गों में कुछ लोग जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने आवाज़ उठाई, अपने लोगों को बचाने के लिए आवाज़ उठाई। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार को फिर ये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी, यानी कि जो लोग जिनका पूरा निवास स्थान या जिनका पैतृक स्थान बन रहा है, जो कि प्रकृति की गोद में ही पले बड़े हैं, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने एक कानून ये लेकर आए सन 2006 में। तो इसकी प्रस्तावना में साफ साफ ये बात एक्सेप्ट की गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर कहा कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर जो वन्य समुदाय हैं, यानी कि आदिवासी समुदाय हैं, इनके अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। तो इसको इनसे बचाने के लिए इसे पारित किया गया है। यानी गवर्नमेंट ने इस कानून में, इस प्रस्तावना में बात एक्सेप्ट की है कि हम लोगों ने इन्हें ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया। इन लोगों की जो भी इन लोगों के संसाधन थे या जो भी इनके विकास के जो भी आयाम थे उनके बारे में हमने नहीं सोचा, इस वजह से ये जनजातियां बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बात एक्सेप्ट की है इसकी प्रस्तावना में। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस कानून के जरिए यहाँ पर जो वन्य समुदाय हैं, खास करके आदिवासी समुदाय जो कि पूरा वनों पर ही निर्भर रहे हैं सदियों से, तो उन्हें आसपास की वनों में जमीन जोतने की आज़ादी दी गई। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर राज्यों में ये लोग जो आदिवासी समुदाय हैं वो जूम खेती करते हैं। यानी जूम खेती का मतलब होता है जूम कृषि, यानी स्थानांतरित कृषि जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। यानी कि कुछ दिनों के लिए कोई स्थान को खाली कर लेते हैं, जब वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसे जूम कृषि कहते हैं। तो ये सब तरह की खेती करते हैं। सरकार कहीं ना कहीं सरकार ने इन सब पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन हाँ, इन लोगों के लिए इन्हें परमिशन देनी पड़ी है और इस एक्ट के तहत दी गई है। साथ ही साथ खेती चराई योग्य जो जमीन है, गैर लकड़ी वन उत्पाद वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के इनके अधिकार को यहाँ पर मान्यता भी दी गई इस कानून के तहत। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर अगर देखें तो ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका डी, यानी ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप में से तमाम लोगों के मुझे कमेंट मिल रहे हैं, वो सभी लोग सुन लें। देखिए, आपकी जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है वो क्लास 8 तक की, जैसे ही आपकी ये पॉलिटी कवर हो जाएगी उसके बाद आपका सोशियोलॉजी वाला पोर्शन भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ये था क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी अभी क्यों रोका, क्योंकि आपके बहुत सारे यहाँ पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे, वो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार मुझे यहाँ पर कमेंट मिल रहे थे चैनल में देखने को कि सर आप पॉलिटी तो करवाएंगे, क्यों ना पॉलिटी जो आपका हमारा 31 जनवरी को पेपर है, 31 जनवरी 2021 को हमारा सीटेट का पेपर है, उससे पहले हमारी ये कवर करवा देंगे तो हमें इसका भी लाभ मिल जाएगा। तो मैंने और मेरी टीम ने विचार किया तो हम लोग लग गए इस पर। तो आई होप आपके 2 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद आप सोशियोलॉजी भी आपकी चलने लगेगी। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये बिल्कुल ना सोचें कि सर एकदम गायब हो गए, सर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, बीच में हमें छोड़ के चले गए। नहीं, मैं बीच में कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, यहाँ पर सब चीज़ें होंगी। बस थोड़ा इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे संख्या में डिमांड कर रहे थे कि सर हमें पहले ये पोर्शन कवर करवा दीजिए, क्योंकि आप तो करवाएंगे ही कवर ये। तो मैंने कहा हाँ, करवाना है कवर, तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले लेकर आ गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।